ये आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया के तहत एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट किया। आज हम मिडिवल इंडिया के वाया आगे प्रोसीड करेंगे। ये यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी है। इसके नीचे ये जो कंटेंट लिखा है ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का है, हमें रिक्वायर्ड है, हम यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए डिलीट नहीं किया। आपके सब्जेक्ट से जुड़ा जो लेक्चर चल रहा है उसका कंटेंट यहाँ पर ये लिखा है इस लाइन के ऊपर। मैं मानता हूँ कि जब मैंने इतना भर भर के सब लिखता हूँ, जिन्हें मैं ये बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट वो यही कहेंगे कि ना तो ये दिखता है ना तो ये दिखता है, तो फिर बताते क्यों हैं। दिखेगा, आप लैपटॉप पे देखिए और ईमानदारी से देखिए, और मैं साथ साथ लाइनें और वर्ड पढ़ता हूँ, तो फिर उस हिसाब से देखिए, फिर दिखेगा। और NIOS की किताबें हैं ये, उनके ऑनलाइन मटेरियल में ये सारे चैप्टर्स हैं। ऑल द PDFs आर देयर। आप लेक्चर सुनिए और PDF पढ़िए। हम तो अपना कुछ हिडन ऐसा दे ही नहीं रहे। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़िए। ओके, लिखने की चीज़ दिखनी ज़रूरी है। जब हम पता नहीं क्या एक्सक्लूसिव लिख रहे हैं, बुक में लिखा हुआ मैं समझाता हूँ, मेरा काम समझाने का है। बुक्स आपके पास है, उन्हें पढ़िए। स्टार्ट करते हैं मिडिवल इंडिया। देखिए, मुस्लिम्स की एंट्री भारत में हुई, हम मिडिवल इंडिया को इसी से जोड़ करके देखेंगे। एक समाज में एक नए समाज का आगमन हुआ, एक नई संस्कृति, एक नया ट्रेडिशन किन्हीं दूसरे रीजन से आया, तो नेचुरली वो अपने साथ अपना इन्फ्लुएंस, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन ले करके आएगा। तो मिडिवल इंडिया इज़ द पीरियड जिसको हम एजुकेशन को इस्लाम के इम्पैक्ट में स्टडी करें, मुस्लिम्स कम्युनिटी के इम्पैक्ट में स्टडी करेंगे। और इस समय में जो मुस्लिम सोसाइटी है वेस्ट एशिया की, सेंट्रल एशिया की, वो जिस हाउस के अधीन है, जिस ऑर्डर के अधीन है, वो है द अब्बासिद खलीफास, द खलीफा अब्बासिद्स, यानी कि अब्बासिद्स ऑफ बगदाद। तो ऐसे में वो मुस्लिम समाज जो अब्बासिद खलीफों की रहनुमाई में है, उनकी सरपरस्ती में है, वो भारत में आएंगे, यहाँ पर बसेंगे, उन्हीं के नेतागण यहाँ पे शासन करेंगे। तो वो उसी अब्बासिद कॉन्सेप्ट को ही आगे लेकर के आएंगे। तो भारत में इस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो चीज़ प्रभावित करेगी, वो बगदाद के अब्बासिद खलीफों की विचारधारा प्रभावित करेगी। उनके क्षेत्र में जिस तरह का शिक्षा तंत्र है वो प्रभावित करेगा। अब हम उसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लिखा क्या गया है, इस समय में बहुत से स्कॉलर्स इन इलाकों में से भारत आएंगे। समरकंद से आएंगे, बुखारा से आएंगे, फारस से आएंगे, अलग अलग इलाकों से आएंगे। वो स्कॉलर्स इंडिया में आ करके इंडियन स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे भी। इन्हीं स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर इस समय में अमीर खुसरो हुए। जहाँ एक तरफ अमीर खुसरो ने पोइट्री और प्रोज़ राइटिंग के नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए, वहीं दूसरी तरफ अपनी बात को सहजता से रखने के लिए उन्होंने नई नई लैंग्वेजेस भी ईजाद की। जैसे अमीर खुसरो ही पर क्रेडिट है कि उन्होंने हिंदवी दी, इसी से उर्दू आएगी, इसी से हिंदी निकलेगी। तो ये नई लैंग्वेजेस देने का ज़िम्मा उन पर जाएगा, और ये लैंग्वेजेस उत्तर भारत को भारी प्रभावित करेंगे आगे जा कर के। हिंदी महत्वपूर्ण भाषा बनेगी, उर्दू महत्वपूर्ण भाषा बनेगी। तो इस तरह से इन स्कॉलरली इंटरेक्शंस के नतीजे लिटरेचर, लैंग्वेज और राइटिंग में कई नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो, और उनकी हुई देन मैंने आपको बता दी। निरंतर मुस्लिम शासकों के कैंटोनमेंट्स में रहने वाले उनके सैनिकों के द्वारा बोले जाने वाली भाषाएं, जब उसी दिल्ली के क्षेत्र में जो लोकलाइट्स लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां, भाषाएं, जैसे कि खड़ी बोलियों के संपर्क में जब पर्शियन भाषा आएगी, तो इसके समावेश, इसके मिश्रण से आगे हिंदी और उर्दू का जन्म हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है, अमीर खुसरो। ओके, ऐसा बताया जाता है कि ये वो समय महत्वपूर्ण है आगे जा कर के, जब मुग़ल आएंगे, उनके द्वारा आर्ट एंड
लिटरेचर एंड लर्निंग को बहुत बल दिया जाएगा। उसमें प्रमाणित ये है कि बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा लिखते हैं तुजू के बाबरी, जो कि तुर्की में है, बाद में उसे पर्शियन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस समय में जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग है दो हैं, एक मख्ताब है, एक मदरसे हैं। जो मख्ताब है वो स्कूली एजुकेशन देते हैं, जो मदरसे हैं वो हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस हैं। सो देयर वर टू सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मख्ताब, मदरसे। मख्ताब स्कूली एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, मदरसे हायर लर्निंग के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा भी इनमें अंतर है। वो क्या है? जहाँ स्कूली एजुकेशन यानी कि मख्ताब नाम की संस्थाओं को बनाए रखने में जिम्मेदारी आम जनमानस की लगाई गई है। आम जनमानस ने, सोसाइटी जो होती है वो खुद को मीनिंगफुली एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व करती है। हमने पढ़ा मीनिंगफुल एंगेजमेंट्स, इंटरेक्शंस, और वो इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट्स नहीं हो सकती विदाउट नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड वैल्यूज़। वो नॉर्म्स व वैल्यूज़ जो एक समाज पालन करता है उसी पर खड़ा होता है एक ढांचा जो एक उस ऑर्डर को फॉलो कराता है, सोशल ऑर्डर को। उस सोशल ऑर्डर को फॉलो कराने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेंस में आते हैं जिन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। वो तो उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन भी होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि समाज अपने रख रखाव के लिए जो नियम, विचारधारा और संस्कृति पैदा करता है वो चाहता है कि समाज की सभी पीढ़ियाँ और सभी वर्ग, सभी व्यक्ति उन नियम, कानून, विधि विधानों से अवगत हो जाएं, तो ही समाज फंक्शन कर सकता है, ऑर्गेनाइज रह सकता है। आपके ही घर में कोई बच्चा जन्मा है, आपने उसको घर के तौर तरीके ही नहीं सिखाए तो वो पालना भी क्या करेगा? तो कई बार अचानक से कोई बच्चा कुछ बदतमीज़ी करे तो अगल बगल वाले या समाज के लोग कहते नहीं कि कोई तौर तरीका नहीं सिखाया इसे आपने, इसे कोई अकल नहीं दी आपने, क्या कर रहा है ये? तो ऐसे ही समाज एक तरफ तो ये चाहता है हम मीनिंगफुली एंगेज होके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समाज ही बने रहें ताकि हम बेटर लाइफ की ओर बढ़ें। दूसरी तरफ समाज अपने ही सदस्यों को और नई पीढ़ियों को बता ही नहीं रहा उन रूल, रेगुलेशन और नॉर्म्स के बारे में, उस कल्चर के बारे में, तो फिर समाज तो डिसऑर्गेनाइज हो ही जाएगा ना। उन्हें पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? इसीलिए ये समाज, शिक्षा समाज का दायित्व है। एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। इसलिए प्राचीन भारत में इसके लिए दान की व्यवस्था थी। शिक्षा को जिंदा रखने के लिए वो लोग दान देते थे। तो वो जो भिक्षाम देही का कॉन्सेप्ट है वो कोई भीख नहीं मांगने जाते हैं, समाज को चेतन करते हैं कि तुमने समाज चुना है ना, नियमों पर आधारित। वो लोग कहते हैं हाँ, तो उसके लिए एक संस्था बनाई गई है तुम्हारे द्वारा ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गुरुकुल एंड एवरीथिंग। तो उसके सर्वाइवल के लिए अपना रोल प्ले कर दो, फिर डोनेट करो, पता रहे कि तुमने समाज बना के चलना है। इसलिए आज के दिन तक भी हम अपने देश की सरकारों से ये कहते हैं, क्योंकि सोसाइटी का ही पॉलिटिकल एक्सप्रेशन स्टेट होता है, द स्टेट, और स्टेट का ज़मीनी स्तर पर जो फिज़िकल एक्सप्रेशन है वो सरकार होती है। तो इसलिए हम स्टेट से ये एक्सपेक्ट करते हैं, सरकारों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन दीजिए। क्यों? सरकार फिर कहाँ से देगी? टैक्स, जो ट्रेजरी है सरकार की, और उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? जनता ही, समाज ही से। तो ध्यान से समझिए, एक चैनल सरकार जरूर है, पर समाज ही समाज के लिए शिक्षा को आयोजित करता है, नियोजित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। समाज ही रेवेन्यू देता है, टैक्स देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज़ देता है, फीस भी देता है, और उसी पैसे को चैनलाइज करती है स्टेट, द गवर्नमेंट, शिक्षा को आगे बढ़ाए रखने के लिए। उसी के तहत इतना सरकारी स्कूलों का तंत्र, सरकारी यूनिवर्सिटियों का तंत्र है। अब वो बात है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण कंपटीशन बढ़ जाता है, तो अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बच्चों को, कईयों को नहीं मिल पाता, प्राइवेट में जाना पड़ता है। ये गलत बात है। वैसे इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के नंबर्स बढ़ने ज़रूरी हैं, और बच्चे कंपटीशन क्लियर कर सके उसके लिए उन्हें शुरुआत से ट्रेन करना भी ज़रूरी है, वो भी सरकारों की जिम्मेदारी है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। सो सोसाइटी एजुकेशन को सपोर्ट करती है, ये सोसाइटी की ही नीड है, इसे याद रखिएगा। इसी के तहत जो मख्ताब है उनको रन करने के लिए जो पैसा आ रहा है वो जनता की तरफ से आ रहा है।
गिवन बाय द पीपल, क्योंकि एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन जो सबको मिलनी चाहिए वो सोसाइटी को लगता है मैंडेटरी है, तो सोसाइटी पैसा देती थी। सो मकताब रन बाय द पब्लिक डोनेशंस, आम जनता जो पैसा देती है। लेकिन बट अब जब बात हायर लर्निंग की आएगी, वो पब्लिक उसे सर्वाइव नहीं करा सकती। पब्लिक ने एक व्यवस्था बनाई है, सरकार विल लुक इनटू दैट, फंड्स रिक्वायर्ड है बड़े अमाउंट में। सो इसलिए जो मदरसाज हैं मेंटेन्ड बाय रूलर्स एंड नोबल्स, तो मदरसों को रूलर और नोबल मेंटेन करते थे, मख्ताबों को आम जनता की डोनेशन से मेंटेन रखा जाता था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का बहुत फ़र्क था दोनों में, लेवल भी पैसों का उतना ही चाहिए था। तो कोई पूछे मख्ताब क्या होते हैं, सीधा बताओ कि स्कूल एजुकेशन होती है और आम जनमानस के पैसों से चलते हैं ये। मदरसे क्या होते हैं, हायर लर्निंग होती है और रूलर और नोबल पैसा दे के इसे चलाते हैं, वो सपोर्ट करते हैं उन्हें। इस समय में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ 6 बड़े तरह के इंस्टीट्यूशंस देखे गए हैं। कौन से देखे? पहले तरह के इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? वो इंस्टीट्यूशंस जिसे इस्टेब्लिश एंड मेंटेन कर रहे हैं रूलर्स, नोबल्स, एलीट क्लासेस, वही उसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वही मेंटेन कर रहे हैं। मैं इस सवाल पे आऊँगा, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम आएंगे। सेकंड, वो इंस्टीट्यूशन जिन्हें कोई इंडिविजुअल स्कॉलर ने इस्टेब्लिश किया बट विद द डोनेशन और ग्रांट ऑफ द स्टेट, मदद स्टेट की लगी है, उसमें पैसा स्टेट ने दिया है, इस इंडिविजुअल स्कॉलर ने इसे इस्टेब्लिश किया है, इसकी आइडियोलॉजी, इसकी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट स्टेट को जचा, स्टेट ने पैसा लगा दिया, लग गया। तीसरे, वो इंस्टीट्यूशन है जो अटैच्ड है विद द मकबरे, टॉम्ब्स के साथ अटैच्ड इंस्टीट्यूशंस। चौथे, वो इंस्टीट्यूशंस जो अटैच्ड है विद द मस्जिदों से अटैच्ड इंस्टीट्यूशन। पांचवें, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अटैच्ड है विद द सूफ़ी खानकाहस, द सूफीज़ हॉस्पाइसेस, तो खानकाहों से जुड़े इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग, मकबरों से जुड़े इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग, मस्जिदों से जुड़े इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। और छठे, वो हैं जिन्हें इंडिविजुअल स्कॉलर ने ही इस्टेब्लिश किया, मेंटेन भी वो खुद ही कर रहा है, पैसा भी उसका खुद का ही लग रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सा इंस्टीट्यूशन, सरकार का कोई दबाव प्रभाव नहीं। तो इस तरह के मुख्य 6 संस्थाएं हमें इस समय में नज़र आती हैं इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस के नाम पर। अब सवाल आता है कि भाई नोबल्स, रूलर्स, ये नोबल्स क्यों मेंटेन कराते हैं, सपोर्ट कराते हैं? देखिए, विचार करिए, मैं कल रात को जब जा रहा था एजुकेशन सिस्टम पे लेक्चर दिया था, घर जाते हुए हम विचार कर रहे हैं। इस समय में जो हो रहा है, आप देख सकते हैं टेलीविज़न पे, वायरल वीडियोस में, हर जगह पर अलग अलग पार्टियों की विचारधारा है, और उन पार्टियों की विचारधारा से मेलजोल खाते व्यक्ति एनसीईआरटीओं से जुड़ी बातों पर, हिस्ट्री से जुड़े फैक्ट्स पर, पास्ट में हमारे जो लीडर रहे हैं उनसे जुड़ी चीज़ों पर अपने विचार रख रहे हैं मंचों पे आके, और युवाओं को कन्विंस कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो कोई आकर के विचार रख रहा है कि भाई आरएसएस ने क्या किया, तो कोई रख रहा है नेहरू ने क्या किया। एक रेस लगी है, आपने देख सकते हैं, गो टू द सोशल मीडिया, देयर इज़ अ रेस, देर आर वेरी फ्यू नेम्स। सुधांशु त्रिवेदी तो बीजेपी के है ही, पर कई पर्सन जो अभी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं वो आ रहे हैं, जय साईं दीपक है, संजीव सन्यान है, ये सब, और भी बहुत सारे लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो उधर है ही हमेशा से। तो सवाल ये आता है कि ये लोग इतना तैयार होते हैं, पढ़ते हैं, मंचों पे आते, पैसा कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा होगा? तो देखिए, हमेशा सपोर्ट सिस्टम कैसे क्रिएट होता है, वो ऐसे क्रिएट होता है कि जो सत्ता में हो या शासन में हो, या जो शासन लेना चाहते हो, वो जो है, और वो जिन्हें अब चाहिए, अभी है नहीं पर चाहिए, तो ऑलवेज उनकी कोशिश ये रहती है कि उनकी जो विचारधारा है, आम जनमानस उस विचारधारा के साथ अलाइन हो, कन्विंस्ड हो, ताकि सपोर्ट बेस क्रिएट हो, और जनता को इस विचारधारा से अलाइन करने का काम बड़े पैमाने पर ये स्पीकर्स और स्कॉलर्स करते रहते हैं ऑल द टाइम। आई बात समझ में? तो हमेशा से ही कोई भी नोबल है, कोई भी रूलर है, बिल्कुल कॉज नोबल हो सकता है कि विज्ञान को सपोर्ट कर रहा है, कल्चर को सपोर्ट करना है, पढ़ाई करानी है, लेकिन बाय एंड लार्ज उस व्यक्ति की समाज में साख बनती है,
वो लेजिटिमेट होता है कि अगर उसे कोई सरकारी अदारे में कोई पदवी मिली हुई है तो वो उसके लिए योग्य व्यक्ति है। ये लेजिटिमेशन उसको मिलती है इस बात से कि जनता उसके समर्थन में रहती है। आई बात समझ में? वो ऑलवेज अपनी लेजिटिमेसी को बनाए रखने के लिए ये करेगा। फिर कोर्ट पॉलिटिक्स में या राजा के दरबार में उसकी पकड़ बनी रहे, उसकी विचारधारा भी सुनी जाए, इसके लिए भी वो अपने पीछे एक बड़ा जन समर्थन का आधार बनाना चाहेगा, क्योंकि जिसके पीछे आधार बड़ा है दरबार में उसकी सुनी जाएगी। उसे सिरे से इग्नोर करना आसान है, आसान नहीं है। तो इसके लिए भी उसे अपनी विचारधारा के बल को बढ़ाना है। अगर जनता में जन समर्थन लेना है उसे, तो जनता के लिए उसे काम करने होते हैं। शिक्षा बड़ा काम होता है। और तीसरी खासियत कि शिक्षा में विचार वो ज़्यादातर प्रमोट किए कराए जाते हैं जो विचार से ये सहमत है या जो इनके विचार हैं। तो इसलिए कई बार आप सोचते हैं कि भाई ये बड़ा बहुत ही विजनरी, बहुत दूरदर्शी कोई आ गया अचानक से। विजन हमेशा होता है जब आप अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ पैसे इसी नाम पर लगते हैं या सपोर्ट इसी नाम पर आता, तो ऐसा नहीं है। अगर गुप्त शासक संस्कृत की फील्ड में किन्हीं चीज़ों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी स्वयं की विचारधारा है कि वो कौन से कल्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें लेजिटिमेसी पंडित और ब्राह्मणों के द्वारा दी जा रही है और इसके तहत वो खुद का ओरिजिन जहाँ से बता रहे हैं, जिन अवतारों के वंशज खुद को बता रहे हैं किसी मैनर में, तो वो चाहते हैं कि समाज के स्तर पर उन्हीं विषयों पर अब रिसर्च ज़्यादा हो, उन्हीं विषयों पर एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा कंटेंट क्रिएट हो। तो उस क्षेत्र में वो उन सबको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्चुअली में कंटेंट तो कल्चरल क्रिएट हो ही रहा है, इसमें प्रॉब्लम तो है कोई नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो लेजिटिमेट हो रहे हैं बीइंग अ रूलर। वो समाज में उनकी स्वीकृति बढ़ रही है, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, उनकी लीगेसी क्रिएट हो रही है एक। आई बात समझ में? अच्छा बुरा की बात नहीं है यहाँ, ये एक वेल कंसिडर्ड मूव होता है, इसे समझना ज़रूरी है। तो इसी तरह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्टेंस में आती रहती हैं, बनती रहती हैं। मुनाफे का काम बन गया वो तो अलग है। तो आज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हाई लेवल प्रॉफिट का आधार है। तो आज आप इस विचारधारा से उसे स्थापित नहीं कर रहे हैं कि जैसे एलपीयू वाले या सिटी वाले की भाई हमारी विचारधारा लोगों में मानी जाए। हम आज तो इट इज़ अ बिजनेस मॉडल, पर कुछ वर्षों पहले तक ये कहाँ था बिजनेस मॉडल? एजुकेशन बिजनेस मॉडल थोड़ी ना था। एजुकेशन तो उल्टा एलीट सेक्शन तक ही सीमित एक चीज़ थी, संस्था थी। वो तो एजुकेशन का पर्पस कल्चर को आगे बढ़ाना था। आज एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल है तगड़ा, और तगड़े तगड़े व्यापारी उसमें हैं, तो उनका पर्पस उसमें से पैसा निकालना है, वो एक अलग बात है। आई बात समझ में? तो इसी वजह से ये 6 तरह की संस्थाएं आपने देखी। अक्सर आप पढ़ेंगे कि भाई वो व्यक्ति, वह राजा, वह नोबल बहुत समर्थन करता था शिक्षा को। उसमें समझना ज़रूरी है कि उसकी विचारधारा भी सुदृढ़ होती थी समाज में, उसका जनाधार भी बहुत बढ़ता था। इससे दरबार में उसकी आवाज़ भी प्रखर होती थी, मजबूत होती थी, क्योंकि उसे नकारा जा पाना फिर संभव नहीं हो पाता था, और उसकी एक लेगेसी क्रिएट होती थी। हाँ, इसके रिजल्ट के रूप में समाज के स्तर पे ज्ञान का विकास भी होता था, निर्माण भी होता था। तो ये ऐसे चलता है इन दिस मैनर। इस समय में जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे किन किन जगहों पे, तो वो फेमस मदरसे ये थे, जैसे कि दिल्ली के फेमस मदरसे मुइज़्ज़ी, नासिरी, फ़िरोज़ी, ये मदरसे थे। कई बारी सिविल सर्विसेज में एक चुल रहता है कि मिडेवल पीरियड में ये नाम क्या थे, 4 नाम डाल देने बस, फिर ऑप्शन डाल देना, स्टेटमेंट में 4 नाम ऑप्शन डाल देना। लाइब्रेरियाँ थीं, मदरसे थे, मकबरे थे, क्या थे। तो मुइज़्ज़ी या कास्ट थी, या इस्लामिक सेक्ट थे, या सिलसिले थे, डिवीज़न थे। तो इसलिए कई बार क्लिक हो जाता है एग्ज़ाम में अगर एक बार पढ़ा हो तो मुइज़्ज़ी, नासिरी, फ़िरोज़ी, ये कोई ना तो वेपन के नाम है, ना तोपों के नाम है, ये मदरसों के नाम है। ये मदरसाज वर वेरी फेमस इन दिल्ली। और उसके बाद बीदर में मोहम्मद गवाह, हम जानते ही हैं, मोहम्मद गवाह का मदरसा बड़ा फेमस था। फ़तेहपुर सीकरी फिर अकबर से जुड़ी है, और अकबर के नवरत्नों में अबुल फ़ज़ल आप जानते ही हैं, राजा टोडरमल है,
और हाँ, राजा बीरबल हैं और अब्दुल रहीम खान खानन, ये सभी व्यक्ति स्कॉलर्स जिन्हें अकबर सपोर्ट करता था। तो अबुल फजल का मदरसा फतेहपुर सीकरी। तो दीज वर द फेमस मदरसाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय में हमें ये जो पुस्तक है जो ज़ियाउद्दीन बरनी की लिखी है, तो इस समय में ज़ियाउद्दीन बरनी, अफ़ीफ़, ये महत्वपूर्ण स्कॉलर हुए हैं और उन्होंने बखान किया है कि इंडियन स्कॉलरली ट्रेंड कैसे काम करता था, इंडियन स्कॉलर्स का लेवल क्या था। तो ज़ियाउद्दीन बरनी की एक किताब है सीरत ए फ़िरोज़ शाही, सीरत ए फ़िरोज़ शाही। ओके, तो तुगलकों का वंश है ये, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक, ये सब। तो उसमें फ़िरोज़ शाह के विषय में भी लिखा गया है। तो सीरत ए फ़िरोज़ शाही गिव्स अ लिस्ट ऑफ 14 सब्जेक्ट्स, 14 सब्जेक्टों की लिस्ट दी है सीरत ऑफ फ़िरोज़ शाही ने। और उन सब्जेक्टों में जैसे उदाहरण के तौर पर एक सब्जेक्ट यहाँ बताया गया है ज्यूरिस्प्रूडेंस, या इसे कहते हैं दीरत। तो दीरत शब्द का अर्थ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस? न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र। किसी भी समाज में जो भी उस समाज का एक बेसिक सिस्टम ऑफ लॉ है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बीट एनीथिंग, दैट सिस्टम ऑफ लॉ, उसके बेस में जो विचारधाराएं हैं, जो आधार है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस होता है किसी मुल्क के लॉ का। ओके, तो अब अगर इस्लामिक सोसाइटी है तो इस्लामिक सोसाइटी के ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो आप सब जानते हैं बेस में कुरान और शरिया ही आएगा। तो इसलिए 14 सब्जेक्टों का जब जिक्र करता है सीरत फ़िरोज़ शाही, तो उसमें वो आपको उदाहरण के तौर पे एक सब्जेक्ट बता रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि दीरत। तो उसके तहत क्या करेंगे बच्चे, क्या सिखाया जाएगा उन्हें सिखाया जाएगा विच वॉज अ मैथड ऑफ रिसाइटेशन, पंक्चुएशन एंड वोकलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ कुरान। तो रिसाइट करो बार बार, बिल्कुल पंक्चुएट करो, कोई त्रुटि ना छोड़ो, बिल्कुल पंक्चुअल रहने चाहिए आप उस चीज़ में। जो शब्द जहाँ आना चाहिए, जो तुक जहाँ आनी चाहिए, जो आयत जैसे आनी चाहिए बिल्कुल वैसे आनी चाहिए। बिल्कुल शब्दावली, वोकलाइजेशन रट लो, कंठस्थ कर लो। तो बार बार रिसाइट करना, पंक्चुएट करना, वोकलाइज करना कुरान के टेक्स्टों को, ये कहलाता है दीरत, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से जुड़ा अभ्यास, क्योंकि फिर इसी पर बेस्ड होगी ना सारी आगे कानून व्यवस्था। तो इस तरह से कुल 14 सब्जेक्टों का जिक्र करते पाई जाती है सीरत फ़िरोज़ शाही। याद रखनी, ज़ियाउद्दीन बरनी की थी ये। आगे आता है कि इस समय में जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम था उसके मेन फीचर क्या थे। 2 फीचर उसके मेन थे। पहला था कि जो एजुकेशन है उसकी जो स्पिरिट थी वो ट्रेडिशनल थी, मतलब जिस विचारधारा के साथ वो एजुकेशन चल रही है वो सांस्कृतिक है, ट्रेडिशनल है। और जो उसका कंटेंट था वो थियोलॉजियन था, धार्मिक। अभी पढ़ा हमने कुरान, हमने पढ़ा मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, तो कंटेंट थियोलॉजिकल है। आप ज़्यादातर धर्म के विषयों पर महत्व दे रहे हैं, और जो स्पिरिट है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल सांस्कृतिक सी स्पिरिट है। कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन जो यूरोपियन रेनेसेंस के बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में आएगा, अभी वो स्पिरिट आई नहीं है। स्पिरिट को समझिए यहाँ पर कि जो हमारी अब तक की सांस्कृतिक धरोहर है, हमें उसी घेरे में रहना है, हमारी स्पिरिट वही है। और जो फिर उसके तहत हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कंटेंट है, वो मेजॉरली उसका नेचर थियोलॉजिकल है। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। एजुकेशन सिस्टम जो क्रिएट होगा मुस्लिम समय में, उसका मेन फीचर ये है। तो इसके तहत जो करिकुलम क्रिएट हुआ, सिलेबस, उसकी 2 कैटेगरी बनी। पहली द ट्रेडिशनल साइंसेस, जिसे कहते हैं मानकुलात, ओके, मानकुलात। और दूसरी है द रैशनल साइंसेस, दैट इज़ माकुलात, ओके। कई बार आप अक्सर कहते होंगे ना कि मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे पूरी तरह से माकूल विचार है, पुख्ता। माकूल मतलब एकदम रैशनल, एकदम रीज़नेबल बात बोल रहा हूँ मैं। तो क्या आप कहते हैं ना, भाई तुम्हारी बात इतनी माकूल नहीं लगी यार, बड़ी हवाई कर रहे हो तुम यार बात,
जची नहीं। तो माकूल मतलब माकूलात, ये रैशनल साइंस है। मानकुलात ये ट्रेडिशनल साइंस है। तो इन नामों से मानकुलात और माकूलात जाने जाते हैं। तो ट्रेडिशनल साइंस, फिर मानकुलात के सब्जेक्ट भी क्या रहेंगे? ट्रेडिशंस, आपको रीति रिवाज परंपराएं पढ़ाएंगे, लॉ कानून पढ़ाएंगे, हिस्ट्री इतिहास बताएंगे, लिटरेचर बताएंगे, वही रहते हैं ट्रेडिशनल साइंस के सब्जेक्ट। फिर रैशनल साइंस के सब्जेक्ट क्या होंगे? फिर वो वही माकूल, लॉजिक्स, फिलॉसफी, हर चीज़ दर्शन से सिद्ध करना, प्रूव करना, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये माकूलात के सब्जेक्ट हैं सारे, वो मानकुलात के सब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो करिकुलम है वो 2 कैटेगरीज में बटा था। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है इस समय की, और इसमें समय थोड़ा आगे बढ़ते ही माकूलात मनकुलात को ओवर पावर कर जाएगा। मतलब रैशनल साइंसेस ट्रेडिशनल साइंसेस को पीछे छोड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। और उसके लिए जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सिकंदर लोदी पे है। मतलब इल्तुतमिश के समय से लेके लगभग 1210 के आसपास से लेके 1489 तक जो दबदबा है भारत में एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस करिकुलम का, वो है मानकुलात का, ट्रेडिशनल साइंसेस का दबदबा है। लेकिन जैसे सिकंदर लोदी का समय आएगा 1489 ऑनवर्ड 1517 तक ये था, तो माकुलात प्रोमिनेंट होने लगेगा, रैशनल साइंसेस प्रोमिनेंट होने लग जाएंगी इस समय के आगे। और उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी आए, इसका बड़ा कारण बनेगा 2 भाई जिन्हें मुल्तान से दिल्ली लेके आया सिकंदर लोदी। और हमने पहले पढ़े थे वो 2 भाई, और वो 2 भाई कौन से हैं? दैट इज़ शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अजीज़ुल्ला। अब ये जो यहाँ पे मदरसे बनाएंगे उनमें फिर ये उन स्टडीज़ को इंड्यूस करेंगे जैसे लॉजिक्स, फ़िलॉसफी, तो रैशनल साइंसेस को पुश मिलेगा। तो शेख अब्दुल्ला, शेख अजीज़ुल्ला के आने से जो एजुकेशन सिस्टम है मुस्लिम पीरियड का, उसमें रैशनल साइंसेस को पुश मिला, मजबूत हुआ। सिकंदर लोदी इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैसे जाना गया है। मेजरमेंट के लिए जो पैमाने सिकंदर लोदी ने बनाए वो आगे जाके फॉलो होते रहे। ओके, तो इसलिए वो जाना गया है इन बातों के लिए। किले महल बनाने में भी महत्वपूर्ण आदमी है वो, जैसे आगरा का किला सिकंदर लोदी। क्लियर? तो ये बात याद रखना। और ये 2 भाइयों के नाम याद रखना, शेख अब्दुल्ला, शेख अजीजुल्ला, फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। दे इंट्रोड्यूस द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड फिलॉसफी इन द करिकुलम। ओके, तो ये सब सुल्तनत पीरियड का कहानी है। मुग़लों ने क्या किया? मैंने बताया आर्ट एंड लिटरेचर में मुग़लों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा। बाबर ने लैंग्वेज लिटरेचर पे काम किया और सीधे सीधे उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी आपके सामने है, मैंने बताया आपको, जो कि उसने तुर्की में लिखी, बाद में पर्शियन में कन्वर्ट हुई। अकबर ने शिक्षा पर बहुत बल दिया। अकबर ने जामा मस्जिद से जोड़कर एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया, जबकि ये वो दौर नहीं था कि एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन अकबर ने कॉलेज इस्टेब्लिश किया। ट्रांसलेशन हाउस इस्टेब्लिश किया। बहुत से संस्कृत टेक्स्टों को पर्शियन में बदला गया और बहुत से भारतीय स्कॉलरों ने फिर पर्शियन सीखी। तो जो मुस्लिम नॉलेज वेस्ट से आई उसे भी समझा, और जो संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेट हुए पर्शियन में उन्हें भी समझा। अकबर के समय में ही स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्राम्स चलाए गए, जिसके तहत बच्चों को प्रमोट किया गया कि अगर कोई वो रिसर्च एवेन्यू नया लेना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अकबर ने एजुकेशन के सेकुलर डायमेंशन पर ज़्यादा फोकस किया। इसके लिए अकबर को ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेगमेंट उलेमाओं की खिलाफत भी झेलनी पड़ी। मतलब अकबर इस विचारधारा में था कि हमें बच्चों को प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करना है, क्योंकि अकबर एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना चाहता था। हमें उन्हें अकाउंटेंसी सिखानी है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेटर करना है तो वो सिखानी पड़ेगी। हमें उन्हें लॉजिक्स पढ़ाने चाहिए।